टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। इसमें बेसिकली हमें प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट पढ़ना है और इसके साथ ही पाइथन प्रोग्रामिंग से संबंधित जो भी कंसेप्ट हैं वो हमें पढ़ने हैं। तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का बेसिकली टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो बेसिकली प्रॉब्लम का मतलब ही होता है कि एक ऐसा टास्क, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट हो। प्रॉब्लम रेफर्स टू अ टास्क और चैलेंजेस दैट रिक्वायर अ सॉल्यूशन। मतलब कि कोई भी टास्क होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसका हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। The process of identifying a problem, developing an algorithm, and implementing an algorithm to develop computer program is called problem solving। मतलब क्या है कि जो भी हमें टास्क दिया गया है उस टास्क को हम लोग प्रॉब्लम बोलते हैं, और टास्क को सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है कि कैसे हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, उसके बाद कैसे एल्गोरिदम डेवलप करेंगे उसके सॉल्यूशन के लिए, फिर जो एल्गोरिदम है उसको हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है ताकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। तो बेसिकली ये सारी जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम लोग कंबाइंड रूप से बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हमने ये जो प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सॉल्विंग का डेफिनेशन देखा है, अब बेसिकली हम लोग इसको ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्रॉब्लम यानी कि कोई ऐसा टास्क जिसका सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट हो, और सॉल्यूशन निकालने का जो तरीका है उसको बेसिकली हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग का नाम देते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ही डिफरेंट तरीका देखेंगे, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यही सारी चीज हम लोग देखेंगे। कंप्यूटर्स में बी यूज्ड to solve various daily life problems such as train ticket booking, online shopping and net banking। जैसे हम लोग कंप्यूटर का यूज करके बहुत सारे डेली लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये भी डेली लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्विंग का एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, उस स्टेप को हम लोग को एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहला स्टेप है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। मतलब कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है, प्रॉब्लम क्या है उसको पूरी तरह से एनालाइज करना है। दूसरा, एनालाइज करने के बाद हमें सॉल्व करने का तरीका फाइंड आउट करना है। उसके बाद फाइनली हमें उसकी कोडिंग करनी होती है कि कैसे हम लोग, क्योंकि कंप्यूटर में कोई भी सॉल्यूशन निकालना होता है इसका मतलब है कि हमें कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखने हैं, और वो स्टेटमेंट बेसिकली किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके लिखते हैं। तो ये स्टेप जो होता है कोडिंग का स्टेप होता है, और कोडिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ एरर जनरेट हुआ, प्रॉपर तरीके से आउटपुट नहीं आया, तो हमारा काम होता है उसको डिबग करना, जो भी बग है, एरर है, उसको रिमूव करना। तो बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सभी स्टेप्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। अब एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। पहला स्टेप हमारा है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। दिस स्टेज फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। मतलब बेसिकली ये जो हमारा स्टेप है इसमें हम प्रॉब्लम को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इफ वी डोंट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, वी मे डेवलप अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली। मतलब क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें निकालना होगा, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए ये नेसेसरी है कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पूरी तरह से एनालाइज करें, अंडरस्टैंड करें।
जब तक हमें प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी तब तक उसका पूरी तरह से सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। इन दिस स्टेज वी फिगर आउट द इनपुट, द आउटपुट एंड द प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द इनपुट इनटू आउटपुट। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम वाले स्टेप में बेसिकली क्या होता है कि हमें यह सोचना होता है कि हमें इनपुट क्या देना है, प्रोसेसिंग क्या होनी चाहिए, और इनपुट के बाद जैसे ही प्रोसेसिंग होगी तो आउटपुट क्या जनरेट होना चाहिए। तो बेसिकली हमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट हर एक चीज के ऊपर ध्यान देना होता है। एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम लोग पूरी तरह से एनालिसिस नहीं करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस नहीं होगी, तब तक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्यूशन की तरफ प्रॉब्लम से नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है डेवलपिंग एल्गोरिदम। डेवलपिंग एल्गोरिदम स्टेप में क्या होता है, दिस स्टेज फोकसेस ऑन क्रिएटिंग अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड एल्गोरिदम। इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम को जब हमें उसका सॉल्यूशन निकालना होता है तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, जो कि लॉजिकल सीक्वेंस होता है। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग बेसिकली एल्गोरिदम कहते हैं। और एल्गोरिदम जो है वो एक जनरल सेट लैंग्वेज का यूज करके लिखा जाता है, और एल्गोरिदम का जब भी हम लोग यूज करेंगे तो कंप्यूटर जो है वो बेसिकली एक डिजायर्ड आउटपुट जनरेट कर सके, इस तरह से हमें स्टेप्स लिखने होते हैं एल्गोरिदम के अंदर। एन एल्गोरिदम हैज अ डिस्टिंक्ट स्टार्ट एंड एंड पॉइंट एज वेल एज अ डिफाइंड नंबर ऑफ स्टेप्स। जब भी हम लोग एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं तो स्टार्ट कहां से करना है, स्टॉप कहां से करना है, मतलब एंड पॉइंट क्या होगी, और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, उसको हमें डिफाइन करना होता है। फॉर अ गिवन प्रॉब्लम more than one algorithm may be possible and the most suitable algorithm may be chosen। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो उसका मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकता है, मोर देन वन एल्गोरिदम हो सकता है, और हम लोग चूज उसको करते हैं जो सबसे इजी हो और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो। जैसे यहाँ पर एक एल्गोरिदम लिखा हुआ है, फाइंडिंग वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। इसके लिए एल्गोरिदम लिखना है, तो एल्गोरिदम लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करनी होगी, इसकी प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग क्या करेंगे कि इसके लिए हमें इनपुट क्या देना है, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, और हमें कहां पर इसको स्टॉप करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेली लाइफ में मैथ में, अगर हम लोग इवन ऑड चेक करते हैं तो उसके लिए लॉजिक होता है कि किसी नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करें, और नंबर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि या तो नंबर पूरी तरह डिवाइड होगा या फिर रिमाइंडर बचेगा। और जनरली किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचेगा या फिर कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी कि 0। तो ये स्टेप हमें इन्वॉल्व करने हैं एल्गोरिदम लिखने में। तो एल्गोरिदम लिखने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है स्टार्ट, और एंड जो करना है वो स्टॉप से एंड करना है। अब इसके बीच में हमें सारे स्टेप्स को लिखने हैं। स्टार्ट और स्टॉप तो हर एल्गोरिदम में होगा, लेकिन अब हमें डिसाइड करना है कि कितने स्टेप्स होंगे। तो यहाँ पर पहला स्टेप है टेक एन इंटीजर नंबर ए। यहाँ पर हम कोई भी नंबर लेंगे, नंबर को हमें डिवाइड करना है 2 से, ये हम लोग स्टेप 2 में करेंगे। और नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर होगा उसको हम लोग एक और वेरिएबल में स्टोर करते जाएंगे। मतलब एक वेरिएबल हमने ए नाम का जो वेरिएबल लिया है वो नंबर के लिए है, ए को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब स्टेप 3 में क्या है, हमें कंडीशन चेक करनी है, और कंडीशन के लिए हम लोग जनरली
प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो इफ का कंडीशन यूज करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि रिमाइंडर हमारा 0 है या फिर नहीं है। तो स्टेप 3 में हमें चेक करना है इफ r इक्वल टू 0। अगर r 0 होगा तो प्रिंट क्या करेगा, a इज इवन नंबर। अदरवाइज स्टेप 4 में एल्स लिखा है और ऑड नंबर हम लोग प्रिंट करेंगे अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो इस केस में। तो इस तरह से हम सिंपल तरीके से एक एल्गोरिदम लिख सकते हैं और ये एल्गोरिदम बेसिकली ऑड और इवन फाइंड आउट करने के लिए था। अगर हम लोग एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं तो फिर उसके बाद एल्गोरिदम में जो भी हम लोग लॉजिक लगाते हैं सेम यही लॉजिक हमारी प्रोग्रामिंग में भी होती है। नेक्स्ट एक और एल्गोरिदम हम लोग देखते हैं। ये एल्गोरिदम बेसिकली है एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग वेदर द नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। अब ये एल्गोरिदम बेसिकली जो हम लोग लिखने वाले हैं वो इसलिए लिख रहे हैं कि किसी भी नंबर को हम चेक कर सकें कि नंबर प्राइम है या फिर नहीं है। तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए लॉजिक क्या होता है कि प्राइम नंबर सबसे पहले तो हम जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। तो ऐसा नंबर जिसमें एक और उस नंबर के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक स्मॉलेस्ट डिवीजर जो डिवाइजर है उसी को ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो मतलब एक से तो प्राइम नंबर डिवाइड होगा ही होगा। तो एक के बाद जो दूसरा नंबर होता है यानी 2, इससे हम लोग चेक कर सकते हैं। और 2 से डिवाइड करने के लिए या तो हमारे पास क्या है कि नंबर जो है रिमाइंडर या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा। अगर 2 से हमारा डिवाइड हो रहा है तो फिर हम अगले नंबर से चेक कर लेंगे। तो ये नंबर हमें पहले 2 से डिवाइड करना है, फिर 3 से करना है, फिर 4 से करना है, फिर 5 से करना है। मतलब हर एक नंबर से हमें चेक करते रहना है। कब तक चेक करना है, तो डिवाइजर -1। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 23 एक नंबर है, तो 23 अगर प्राइम नंबर है तो इसमें या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 23 से डिवाइड होगा। इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो हमें प्राइम चेक करने के लिए क्या करना है, एक से तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे डिवाइड करना क्योंकि एक से सब में डिवाइड होगा। हमारा जो डिवीजन होगा वो 2 से स्टार्ट होगा। फिर पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर ऐसे ही 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और ये चेक करते जाएंगे। और ये डिवाइड हम कब तक कर सकते हैं, तो ये नंबर में से एक माइनस यानी 23 है तो 22 तक हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जैसे क्या है कि यहाँ जो भी इंटीजर नंबर हमने लिया तो डिवाइजर जो होगा वो -1 होगा। यानी अगर 5 ले लें तो डिवाइजर जो है वो 5 - 1 यानी 4 होगा। तो इस तरह से हमें डिवाइजर का यूज करना है और प्रोसेस रिपीट करते जाना है। अब इसको हम लोग एल्गोरिदम के फॉर्म में पहले देखते हैं। जो स्टार्ट और स्टॉप स्टेप है ये दोनों तो हर एल्गोरिदम में होगा। अब स्टेप 1 हमारा काम सबसे पहले क्या है कि किसी भी नंबर को जब हम चेक करेंगे तो हमारे पास नंबर होना चाहिए और नंबर होगा उसके लिए हमें एक वेरिएबल में नंबर को स्टोर करना है। मतलब क्या है, टेक अ नंबर इंटीजर ए। हमने पहले स्टेप में ले लिया एक वेरिएबल जिसमें हम लोग नंबर को स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद क्या है, स्टेप 2 यानी स्टार्ट हमें किससे करना है, डिवाइड करना जो स्टार्ट करना है वो 2 से करना है। और 2 से कहां तक डिवाइड करना है, तो a-1 यानी जो भी नंबर होगा उस नंबर से -1 में हमें -1 तक हमें डिवाइड करते जाना है। ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। अब स्टेप 3 में क्या है, सेट फ्लैग वैल्यू एज ट्रू। इसका मतलब है कि हम लोग मान करके चल रहे हैं कि वो नंबर प्राइम नंबर है। अगर ट्रू से फॉल्स हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, नंबर इज नॉट प्राइम। अदरवाइज जो हमने वैल्यू को प्राइम माना है वो प्राइम ही रहेगा। तो इसलिए स्टेप 3 में हम लोग लिख रहे हैं फ्लैग वैल्यू एज ट्रू।
इसको हम लोग सेट करेंगे। अब क्या है स्टेप 4। अब ये स्टेप 4 में हमारे पास मल्टीपल स्टेप हैं, मल्टीपल कंडीशन है यहाँ पर। सबसे पहला क्या है कि जैसे हमने 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, तो ऐसे ही 2 से लेकर के a-1 तक हमें ट्राई करना है, ये प्रोसेस रिपीट करना है। ये जितना भी प्रोसेस है स्टेप 4 और 4 का ABC, इस तरह से हमें क्या करना है, ये सारे ही प्रोसेस रिपीट होंगे, क्योंकि हमें एक एक करके सारे डिवाइजर के लिए चेक करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 से फिर चेक किया, डिवाइड a बाय डिवाइजर। अब इस कंडीशन में हम लोग 2 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो a को हम 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को हमें r में क्या करना है, स्टोर करना है। इफ r is 0, set flag value to false। इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 हो गया, यानी ये जो नंबर है ये डिवाइड हो रहा है किसी दूसरे नंबर से। इट मीन्स क्या है कि अगर r की वैल्यू 0 है तो हमें क्या करना है, फ्लैग वैल्यू को फॉल्स कर देना है और जो डिवाइजर है उसको 1 से इंक्रीज करना है। मतलब कि हमारा जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो गया, अब अगले नंबर से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, इसलिए क्या है डिवाइजर को 1 से इंक्रीज करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा, इफ r इज 0, अगर r 0 होगा तभी फ्लैग की वैल्यू फॉल्स होगी। अगर r की वैल्यू 0 नहीं होगी तो हमें उस केस में क्या करना है, जो डिवाइजर है यानी 2 से अब हो जाएगा यहाँ पर +1 यानी 3, और सेम प्रोसेस हम लोग रिपीट करते जाएंगे 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, और ऐसे करके a-1 तक हमें रिपीट करना है। और ये रिपीटेशन मोड में चलेगा। अगर इफ r इज 0 यानी सेट वैल्यू फ्लैग वैल्यू फॉल्स हो गई, तो फ्लैग वैल्यू अगर फॉल्स यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है, स्टेप 3 पे जंप हो जाएगा। और अगर r 0 नहीं है तो ये प्रोसेस जो है रिपीट होता जाएगा। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो r 0 होगा, एक r 0 नहीं होगा। तो अगर r 0 होगा तो फ्लैग वैल्यू फॉल्स हो गई और प्रिंट हो जाएगा a इज नॉट प्राइम। अगर फ्लैग वैल्यू यहाँ पर ट्रू की ट्रू रह गई, मतलब क्या है कि ये स्टेप जब हम लोग रिपीट कर रहे हैं तो कोई ऐसा कंडीशन नहीं आया जिसमें प्राइम नंबर जो है, मतलब जो रिमाइंडर है वो 0 आया हो। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाला जो स्टेप है इज a इज प्राइम, तो प्राइम नंबर यहाँ से प्रिंट कर देगा कि जो गिवन नंबर है वो प्राइम नंबर है, और फिर हम लोग स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह से जो हम लोग डेली लाइफ में वर्क करते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पर एल्गोरिदम में भी करना होता है। सिर्फ फर्क यही है कि डेली लाइफ में हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं। तो ये बेसिकली एल्गोरिदम था जो कि डेवलपिंग एन एल्गोरिदम की कैटेगरी में आया। मतलब हमने पहले एनालाइज किया, फिर उसका सॉल्यूशन निकाला कि हम लोग किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जब तरीका निकल गया कि हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो तीसरा स्टेप आता है कोडिंग। कोडिंग यानी अब कोडिंग जो प्रोसेस है ये बेसिकली एल्गोरिदम जो हमने स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट लिखा, इसको कंप्यूटर प्रोग्राम के फॉर्म में लिखेंगे। जब कोडिंग का स्टेप कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट स्टेप है टेस्टिंग का। टेस्टिंग इज द प्रोसेस टू चेक इफ एन एप्लीकेशन इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। मतलब क्या है कि टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि हमने जिस तरह की वर्किंग डिफाइन करी थी, क्या वो वर्किंग कंडीशन में है या फिर कोई और रिजल्ट आ रहा है। मतलब टेस्टिंग का मेन पर्पस क्या होता है कि हमें एरर को फाइंड आउट करना, कि हमने जो एल्गोरिदम बेसिकली डिजाइन किया है, जो हमारा रिजल्ट एक्सपेक्टेड था वो आ रहा है या नहीं। और अगर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा डिबगिंग का,
और इसमें जो हम लोग एरर है उसको फिक्स करते हैं। मतलब जो टेस्टिंग फेज में जो भी हम लोग एरर फाइंड आउट किए हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, कोड को चेंज करते हैं, ताकि जैसे हमें रिक्वायरमेंट थी उस तरह से कोड हमारा रन कर सके। तो ये बेसिकली जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का डिफरेंट स्टेप होता है। अब बात आती है कि एल्गोरिदम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक हमने पढ़ा है एल्गोरिदम के बारे में कि हम लोग अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एल्गोरिदम के फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। अब इस एल्गोरिदम को लिखने का और भी कॉमन कुछ तरीका है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, यानी एल्गोरिदम को हम लोग और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर आर टू कॉमन मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एंड स्यूडो कोड। जो फ्लो चार्ट मेथड है इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। और जो स्यूडो कोड होता है, स्यूडो कोड के अंदर हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या करते हैं, कोड को मतलब एग्जैक्ट प्रोग्रामिंग नहीं होती है, लेकिन प्रोग्रामिंग के कुछ कुछ कीवर्ड वगैरह मेन वर्ड का यूज करके हम लोग लिखते हैं। जैसे एल्गोरिदम में तो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन क्या है स्यूडो कोड में हमें बेसिकली एग्जैक्ट कोडिंग नहीं लिखनी होती है, लेकिन कोडिंग का कुछ पर्टिकुलर वर्ड यूज करना होता है, जैसे कि कीवर्ड वगैरह हो गया, कोई मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा स्यूडो कोड होता है। हम लोग फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड को एक बार डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो फ्लो चार्ट को बनाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स की जरूरत होती है। फ्लो चार्ट बेसिकली क्या होता है, फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, यानी कि जो हमने एल्गोरिदम लिखा है उसी को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पिक्चर के फॉर्म में हम लोग डिजाइन करते हैं। और फ्लो चार्ट बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट टाइप के शेप्स को कंटेन करता है, एरोस को कंटेन करता है, शेप्स, उससे हम लोग यूज करके बेसिकली क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस को दिखाते हैं। और जो फ्लो होता है डेटा का उसको हम लोग एरो मार्क करके दिखाते हैं। शेप्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट, बेसिकली यहाँ पर जो है जो शेप्स है, ओवल शेप हम लोग यूज करते हैं स्टार्ट और स्टॉप को दिखाने के लिए। जो रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल शेप को हम लोग प्रोसेसिंग के लिए दिखाते हैं। जो पैरेललोग्राम का शेप दिया हुआ है, पैरेललोग्राम ये है, और पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं। ऐसे ही डायमंड शेप जो है, डायमंड शेप डिसीजन और कंडीशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। जो एरो है, एरो आपका किसी भी डायरेक्शन का हो सकता है, अप डाउन लेफ्ट राइट, किसी भी डायरेक्शन का एरो हो सकता है। और इसको हम लोग बेसिकली कंट्रोल फ्लो को दिखाने के लिए करते हैं, कनेक्शंस को दिखाने के लिए हम लोग इस एरो का यूज करते हैं। ये कॉमनली यूज शेप है जो हम लोग फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि फ्लो चार्ट बेसिकली हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे। एक एग्जांपल है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू आइडेंटिफाई वेदर द नंबर taken as input from the user is an even number or odd number। अभी हमने जो देखा था बेसिकली एल्गोरिदम में यही सेम प्रॉब्लम है। इसमें हमें क्या करना है कि किसी भी नंबर को चेक करना है कि ये नंबर ऑड है या फिर इवन है। तो ऑड इवन चेक करने के लिए हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि हम लोग इसको बनाने के लिए एक नंबर लेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद पॉसिबिलिटीज होगी कि जो हमारा रिमाइंडर है आइदर 0 आएगा या फिर नॉन जीरो आएगा, 1 आएगा। तो इसी चीज को हम लोग
इमेज के फॉर्म में दिखाएंगे। अब एल्गोरिदम में स्टार्ट है, जो स्टार्ट स्टेप है हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट में स्टार्ट को दिखाया ओवल से। जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 बेसिकली क्या कहता है, टेक एन इंटीजर नंबर ए एज इनपुट। अब हमने पढ़ा था कि इनपुट के लिए हम लोग बेसिकली पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। तो इनपुट नंबर ए और ये पैरेललोग्राम है जो कि इनपुट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टेप डिवाइड ए बाई 2 एंड स्टोर द रिमाइंडर एज आर। अब हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली हमने कंडीशन को और जो हमारा डिवीजन का प्रोसेस है उसको हमने एक साथ दिखाया है। तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, 2 कंडीशन हो सकती है, आइदर 0 रिमाइंडर होगा या फिर 0 नहीं होगा। तो कंडीशन यहाँ पर है इफ ए मॉडुलस ऑपरेटर है और इक्वल टू मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, मतलब ए को हमने 2 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर यहाँ पर आइदर 0 होगा या फिर 1 होगा। तो अगर रिमाइंडर 0 होता है तो रिमाइंडर 0 यानी यस, तो यहाँ पर हम डिस्प्ले कर देंगे कि ये नंबर हमारा इवन है। अगर रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं होगा तो 0 नहीं होगा, इट मीन्स क्या है, रिमाइंडर अदर देन 0 यानी 1 होगा। इस केस में तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे कि नंबर हमारा ऑड है, और दोनों ही कंडीशन में फिर ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और स्टॉप हम लोग यहाँ पर स्टॉप सिंबल का यूज करेंगे प्रोग्राम टर्मिनेट करने के लिए। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिदम का स्यूडो कोड। स्यूडो कोड बेसिकली क्या होता है, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिदम इन रीडेबल एंड इजी लैंग्वेज। स्यूडो कोड बेसिकली हमारा एक्चुअल प्रोग्राम नहीं होता, इसको हम एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते, लेकिन क्या होता है कि जो पर्टिकुलर कीवर्ड वगैरह हम लोग जैसे इनपुट हम लोग यूज करते हैं, प्रिंट यूज करते हैं, स्टार्ट स्टॉप वगैरह यूज कर रहे हैं, तो इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इजी लैंग्वेज में हम लोग स्टेप्स को लिखते हैं। सिर्फ फर्क यही होता है एल्गोरिदम और स्यूडो कोड में कि एल्गोरिदम में हम लोग बेसिकली ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन स्यूडो कोड में हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज भी यूज कर लेते हैं कुछ वर्ड्स को। एडवांटेजेस ऑफ स्यूडो कोड। स्यूडो कोड का एडवांटेज है कि इजिली कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्यों इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड वगैरह का यूज कर लेते हैं। दूसरा क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड रीड। अब समझने के लिए भी आसान होता है, क्योंकि स्यूडो कोड एक्चुअल कोडिंग नहीं होती है जो हर किसी को नहीं समझ में आए, जस्ट इजी लैंग्वेज में ही होता है, इसलिए हर कोई इसको समझ सकता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सेम हम लोग नंबर को इवन ऑड चेक करने के लिए ही एग्जाम्पल लेंगे स्यूडो कोड लिखने के लिए। अब यहाँ पर स्यूडो कोड का यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, यही दिया हुआ है कि नंबर को इवन और ऑड चेक करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे इनपुट नंबर ए, यानी प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज है कि हमें इनपुट देना है नंबर को, और कौन सा नंबर, तो ए। उसके बाद क्या है, कंप्यूट रिमाइंडर एज आर, यानी मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके हमें क्या करना है, ए मॉडुलस 2, इससे हमें रिमाइंडर कंप्यूट करना है। अब कंडीशन क्या होगी, आइदर रिमाइंडर 0 होगा या फिर 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर है इफ आर इक्वल टू 0 प्रिंट इवन, मतलब रिमाइंडर 0 अगर होता है तो प्रिंट क्या करना है, इवन प्रिंट करना है। एल्स प्रिंट ऑड, एल्स प्रिंट ऑड, मतलब कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो उस केस में हमें प्रिंट क्या करना है, तो ऑड प्रिंट करना है। इसमें हमें स्टार्ट स्टॉप वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें इजी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की वर्ड्स का यूज करके और प्रोग्राम को
लिख देना है, इसीलिए हम लोग इसको कोडिंग नहीं कहते हैं, स्यूडो कोडिंग कहते हैं, स्यूडो कोड। एक लास्ट टर्म है यहाँ पर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है, उसको हमें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना। डिकम्पोजिशन बेनिफिशियल इसलिए होता है कि कई बार प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उसको एनालाइज करना मुश्किल होता है और इजीली हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या है कि हम कंप्लीट प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिकम्पोज कर लेते हैं, उसको ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करके लास्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं। इससे क्या है कि सॉल्व करना भी आसान हो जाता है और इजीली हम लोग मैनेज भी कर पाते हैं। अगर डिकम्पोजिशन का एग्जांपल दें तो एग्जांपल हमारा हो सकता है जैसे कि स्कूल है, हमें स्कूल से रिलेटेड यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो, तो अगर स्कूल से रिलेटेड डायरेक्ट सॉफ्टवेयर अगर बनाना स्टार्ट कर दें एनालिसिस करके सारा प्रोसेस करके, तो ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट का रोल अलग होता है, टीचर का रोल अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल अलग होता है, ऐसे ही ऑफिस का रोल अलग होता है और भी जो भी एक्सटर्नल जो भी इन्फ्लुएंसेस होते हैं उसका डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इस तरह से बनाते हैं कंबाइंड वे में तो ये बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो स्कूल का सॉफ्टवेयर है इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट का अलग मॉड्यूल हो जाएगा, ऐसे ही टीचर का मॉड्यूल हो जाएगा, एडमिन का अलग मॉड्यूल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और ये जरूरी नहीं है कि एक पार्ट में ही डिवाइड हो। स्टूडेंट को भी जैसे अगर मल्टीपल क्लास के स्टूडेंट हैं तो फर्दर इसको हम सेक्शन वाइज कर सकते हैं कि प्राइमरी अलग हो जाए, मिडिल अलग हो जाए, सेकेंडरी अलग हो जाए। ऐसे ही टीचर में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी ये अलग हो जाए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेवल बाय लेवल किसी भी प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, जिससे प्रॉब्लम को इजिली मैनेज किया जा सके, इजिली सॉल्व किया जा सके। तो बेसिकली ये सारे जो प्रोसेस होता है ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। तो बेसिकली आज का जो चैप्टर था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही रिलेटेड था और जिसमें हमने प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिफरेंट स्टेप्स पढ़े, प्रॉब्लम को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ा, डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ा। तो ये सारे जो कंप्लीट कंसेप्ट थे वो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही रिलेटेड थे। और हम किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए और इससे क्या होता है कि हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए ये सारे स्टेप्स फॉलो करने ही होते हैं। तो बेटर है कि हम लोग पहले इसके जनरल कंसेप्ट को पढ़ें, उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग पार्ट पे जाएं। तो ये चैप्टर का कंसेप्ट यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ। हम लोग पाइथन बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पाइथन के कंप्लीट कंसेप्ट को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।